हेलो माय क्लास 12th स्टूडेंट्स। आपके लिए मैंने ये फ्लेमिंगो के लेसन्स की और फिर इसके बाद विजिटर्स के लेसन के लिए सीरीज़ शुरू की है। इसमें हम लेसन्स को पढ़ाएंगे, मेनली ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि मैं इसमें सारे पॉइंट्स हिंदी में भी डिस्कस करूँगी और एमसीक्यू के लिए जो भी क्वेश्चंस, जो भी फैक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं उनको डिस्कस करूँगी। आप ये मान लीजिए खाली एमसीक्यू किसी वीडियो में देखकर या किसी बुक से पढ़कर आप उन्हें रट लें और ठीक हो जाएं, मुश्किल होता है। बस एक बार लेसन को ध्यान से पढ़िए, फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हम लेसन और साथ में सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानने जा रहे हैं। द लास्ट लेसन, दिस इज़ द नेम ऑफ द लेसन, यू नो। और ये लिखा किसने है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एमसीक्यू में। अल्फोंसे डॉडेट, इसे याद कर लीजिए, अल्फोंसे डॉडेट, ऐसे प्रोनाउंसिएशन ठीक से लर्न कर लीजिए। ये कौन थे? ये थे फ्रेंच नॉवलिस्ट, फ्रांस के नॉवल लिखने वाले और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी। इसमें किस थीम को लिया है? फ्रैंको प्रूशियन वॉर को लिया है। इसकी बैकग्राउंड पे बना है ये। इसमें इस स्टोरी में फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट पर जो वॉर का इफ़ेक्ट है वो दिखाया है। वो है एल्सिक और लॉरेन। एल्सिक ये सिटी याद रखने हैं आपको, एल्सिक और लॉरेन। और स्कूल में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जब कोई कंट्री या कोई प्लेस दूसरों के द्वारा जीत लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 4-5 तो आपके एमसीक्यू यहीं से बन गए हैं। इनको इसी प्रकार से अंडरलाइन करते जाइए जब मैं पढ़ा रही हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पर अब शुरू करते हैं लेसन। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। इसमें ये जो आई आया है, जब आई में कोई भी लेसन होता है तो उस आई को बोलते हैं नैरेटर। क्या बोलते हैं? नैरेटर, यानी कि कहानी को सुनाने वाला। तो इसमें नैरेटर कौन है? नैरेटर है एक स्कूल बॉय जिसका नाम है फ्रेंच, जो आगे आप लेसन में पढ़ेंगे। तो इसमें आ सकता है ये क्वेश्चन कि नैरेटर है कौन। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं बहुत ही लेट स्कूल के लिए चला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, ड्रेड का मतलब होता है फियर, ऑफ ए स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग डांटना, डांट का बड़ा डर था। स्पेशली बिकॉज एम हैमल, एम हैमल स्कूल टीचर थे। ये इसे कुछ भी नाम चेंज करके लिख सकते हैं, याद रखिए एम हैमल। ये मिस्टर नहीं है, एम हैमल है। हैड सेड दैट, एम हैमल ने कहा था, ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है। वो किस पे क्वेश्चन पूछेंगे एम हैमल? पार्टिसिपल्स पर। इसमें पार्टिसिपल को याद रखिए आप, पार्टिसिपल ग्रामर का होता है ये पार्ट। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। प्रॉब्लम क्या थी? फिर पूछेंगे तो पूछेंगे। प्रॉब्लम ये थी कि उसे फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था पार्टिसिपल के बारे में। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि वो अगर स्कूल ना जाए तो क्या करेगा। उसने सोचा कि वो भाग जाए, स्कूल वहाँ से भाग जाए। स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर से बाहर जाके दिन बिताए। इट वॉज सो वार्म। अब इसके रीज़न है कि क्यों, क्या वजह थी, तो वो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि वो एक वार्म और ब्राइट डे था। फर्स्ट रीजन ये है। सेकंड है द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स कहते हैं फॉरेस्ट को। ये सेकंड रीजन है कि जंगल के किनारे पर बर्ड्स चहचहा रहे थे। इन द ओपन फील्ड बैक ऑन द ऑफ द सॉमिल, सॉमिल कहते हैं आरा मशीन को। सो मैंने आरा होता है और जहाँ पे लकड़ियाँ काटते हैं, आरा मशीन कहते हैं उसे। तो उसे सॉमिल कहते हैं इंग्लिश में। द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, कि प्रूशियन सोल्जर्स सॉ मिल के बैक साइड का जो खेत था वहाँ खुले में ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। अब क्या वजह थी इसके? तीसरा रीज़न था ये कि वो उन्हें जाके देखेगा ड्रिल करते हुए। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग का मतलब है आकर्षित, फैसिनेटिंग, अट्रैक्टिव देन द रूल ऑफ फॉर द पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स के रूल जानने के बजाय उसे ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल।
लेकिन मेरे में अपने प्रलोभनों को विरोध करने की ताकत थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी स्कूल चला गया। तो आपको देखिए इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिले हैं। हम एमएल किस पे पूछेंगे? पार्टिसिपल्स पर। और वो अगर स्कूल ना जाए तो क्या उसके लिए आकर्षण थे? पहला था वार्म ब्राइट डे, दूसरा था बर्ड्स चर्पिंग, तीसरा था प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल के सामने से निकला तो बुलेटिन बोर्ड के सामने बड़ी भीड़ थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों थी भीड़? फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 साल में सारी बुरी खबरें वहीं से मिली थी। किसकी खबरें मिली थी? द लोस्ट बैटल, कितने बैटल हार गए हैं। द ड्राफ्ट, की क्या नई रचना करी है उन्होंने शासन करने के लिए। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर है उसके नए नए ऑर्डर क्या आए हैं। इनकी सारी खबरें वहीं से मिलती थी, बुलेटिन बोर्ड से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मैंने बिना रुके ही सोचा अपने मन में, वट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। देन एज आई हरीड बाय, जब मैं जल्दी जल्दी जा रहा था, एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना जल्दी जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉशर, ये आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसे मतलब बताया किसने कमेंट किया? तो वॉशर ये है, टी साइलेंट रहेगा। और वो कौन था? ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ किसे कहते हैं? लुहार को कहते हैं। हु वाज देयर, जो वहीं था, विद हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कहते हैं ट्रेनी, यानी कि जो उस ब्लैक स्मिथ के अंडर लोग काम सीख रहे होंगे उन्हें अप्रेंटिस कहेंगे। वो वहाँ पे खड़ा हुआ था उनके साथ। रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन पढ़ते हुए। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ। बब, बब से जैसे प्यार से काका बोलते थे ऐसे बब। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें स्कूल जाने का बहुत टाइम मिलेगा। अब उसे समझ ही नहीं आई। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा वो मेरी मजाक बना रहा है। एंड रीज मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और जैसे बिल्कुल मेरी सांस आ ही नहीं रही थी, ऐसे मैं भाग भाग के एम हेमल के गार्डन तक पहुंचा। यूजुअली वैन स्कूल बिगैन, जब स्कूल शुरू होता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस दिन के स्कूल के सीन में और दिनों के स्कूल में सीन में क्या डिफरेंस था। ये लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। लॉन्ग में आता है तो दोनों बताने होते हैं, शॉर्ट में आता है तो ये आ सकता है कि यूजुअली क्या होता था, और या फिर ये आ सकता है कि उस दिन क्या नहीं था। तो क्या था, आमतौर पे क्या होता था? देर वाज ए ग्रेट बशल, बशल का मतलब होता है नॉइज, शोरगुल, बहुत शोरगुल होता था। एक तो ये विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जैसे गली में ही सुन सकते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ये सेकंड था, डेस्कों के खुलने और बंद होने की आवाज़ें आती थी। तीसरा ये था लेसन रिपीटेड इन यूनिजन, एक साथ मिलके लेसन रिपीट करते थे बच्चे। वेरी लाउड, बड़े ज़ोर ज़ोर से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अपने कानों पे अपने हाथ रख के ताकि अच्छे से समझ लें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, ये फोर्थ है कि टीचर की रैपिंग का मतलब है स्ट्राइकिंग। टीचर अपने रूलर को टेबल पे पटकते रहते थे, पीटते रहते थे टेबल को उससे। तो 4 रीजन है, ग्रेट नॉइज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, या लेसन रिपीटेड लाउडली, आप ये लिख सकते हैं। एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, तो ये आम तौर पे होता था। अब उस दिन क्या नहीं था भाई, इट वॉज ऑल्सो स्टिल, स्टिल का मतलब साइलेंस, उस दिन तो बिल्कुल क्वाइट था। आई हैड काउंट, एक तो ये वाला हो गया कि भाई उस दिन तो बिल्कुल शांति थी, और दिनों में तो ऐसे होता था, लेकिन उस दिन क्या फ़र्क था? तो उस दिन ये था, एक तो शांति थी उस दिन, स्टिल का मतलब होता है क्वाइट। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, मैंने सोचा कि मैं बिना दिखे सीट तक चला जाऊं। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, हर चीज़ संडे मॉर्निंग जैसी शांत थी, क्योंकि क्रिश्चियन लोग संडे को प्रेयर करते हैं गॉड की, तो तब साइलेंस रहती है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, विंडो में से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन दे प्लेसेस, अपनी अपनी जगह बैठे थे। एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मिस्टर एम हेमल अपने रूलर को अपने बाह के नीचे रख के आगे पीछे घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मैं अंदर गया हर किसी के आगे से। यू कैन इमेजिन
हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। तुम कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मा रहा था और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम सॉ मी, एम ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, बड़े प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी जाओ अपनी जगह पर। लिटिल फ्रेंच, जो नरेटर है वो है ये फ्रेंच, ये स्पेलिंग याद रखिए। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरुआत कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच पे बैठ गया। सेट डाउन, जंप, मैंने बेंच के ऊपर से जंप लगाई और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट। गेट ओवर का मतलब होता है कंट्रोल करना। मैंने अपने डर को कंट्रोल किया। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मैंने नोटिस किया कि हमारी टीचर ने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है। यह है सेकेंड रीजन। पहला वो था एवरीथिंग वॉज सो क्वाइट, दूसरा था टीचर हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड का मतलब झालर वाली, फ्रिल्ड शर्ट पहने हुए थे, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और अपनी छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क की कैप पहने हुए थे, ऑल एम्ब्रॉयडरी, जिस पे एम्ब्रॉयडरी यानी कि कढ़ाई हो रखी थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जिसे कि वो केवल या तो इंस्पेक्शन के दिन में पहनते थे या प्राइज जिस दिन बटते थे उस दिन पहनते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, इसके अलावा पूरा स्कूल बड़ा अजीब दिख रहा था। एंड सोलम, सोलम का मतलब गंभीर। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा चकित कर रही थी वो ये थी, टू सी ऑन द ब्लैक बैक बेंचेज, कि जो पीछे की बेंचेस थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गाँव के लोग शांति से बैठे हुए थे। लाइक अवर्स, हमारी तरह ही। ओल्ड होजर, ये जरूर आएगा, जो बूढ़े होजर थे, कौन था ये, विलेजर, ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, अपने तीन कोनों वाले हैट को पहने हुए थे। द फॉर्मर मेयर, खाली होजर नहीं, होजर मेयर नहीं थे, एक तो पीछे की सीट पे होजर बैठे हुए थे, एक पहले जो मेयर थे वो बैठे थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठे थे, सेवरल अदर बिसाइड, कुछ और दूसरे लोग भी गांव के बैठे हुए थे वहाँ पर। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई सैड दिख रहा था। होजर हैड बोट एन ओल्ड प्राइमर, ये आ सकता है कि ओल्ड होजर क्या लेके आए थे, पुरानी प्राइमरी की बुक, थम्ड एट द एजेस, जो कि किनारों पे मुड़ी हुई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन द नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उन्होंने खोल के उसे अपने पैरों पे रखा हुआ था, और उसके पेजेस जो खुले हुए थे उनके बीच में स्पेक्टिकल से, स्पेक्टिकल चश्मा रखा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, मैं जानना चाह रहा था। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपनी चेयर पर चढ़कर बैठे। माउंट का मतलब चढ़ना होता है, क्लाइम्ड, यानी कि जो चेयर थी वो ऊंची थी तो उस पर वो चढ़ के बैठे, इसलिए माउंटेड वर्ड यूज़ हुआ है। एंड इन द सेम ग्रेव लिटिल जेंटल टोन, ग्रेव का मतलब गंभीर, और अपने गंभीर और जेंटल आवाज़ में, टोन में, विच ही हैड यूज टू मी, जैसा उन्होंने मेरे लिए यूज़ किया था। ही सेड, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। द मेन रीजन क्या था, बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा था, उसका आंसर है ये, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि ऑर्डर आया है बर्लिन से। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। तो जर्मन ने फ्रांस के दो शहरों पर, जिनके नाम एल्सेक और लॉरेन हैं, उन्हें जीत लिया था। तो बर्लिन से यानी कि जर्मनी से ऑर्डर आया था टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, कि एल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर कल आए, क्योंकि एम हैमल तो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लैंग्वेज में लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ तुम बड़े ध्यान से पढ़ो। अब मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं, किसी भी पार्ट में रहते हैं, और सपोज़ कोई एकदम से आके कहते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, कि हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी, अब तुम्हें जर्मन पढ़ाएंगे या फ्रेंच पढ़ाएंगे या पोर्चुगीज़ पढ़ाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा कि हम कैसे जानेंगे हमारी भाषा कैसे लिखी जाती है, कैसे आने वाली जनरेशन तो भूल ही जाएंगी। तो आप उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उनके लिए कितनी ख़राब न्यूज़ थी। वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी,
थंडर क्लैप जोर से धक्का लगना, धमाका होना। क्या थी ये शब्द मेरे लिए बहुत बड़ा धमाका थे। क्यों थे? क्योंकि ये शॉकिंग था कि उनकी फ्रेंच लैंग्वेज में उन्हें पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। यह भी कह सकते हैं कि जो बर्लिन से ऑर्डर आया था वो थंडर क्लैप था। ओ द रैचीज, वो दुष्ट व्यक्ति। दैट वाज, कौन थे ये? जर्मन, क्योंकि उन्होंने तो हराया था। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ये उन्होंने टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे लिखा था। ये इसलिए मैंने कहा इसे इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर अच्छे से रट लें। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी बिल्कुल फ्रांस की लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में लेसन। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो पता भी नहीं था लिखते कैसे हैं। पहली प्रॉब्लम ये थी। क्या इफ़ेक्ट हुआ? नंबर 1, बच्चों को लिखना नहीं आता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं आगे तो सीख ही नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे रुकना पड़ेगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब अफसोस इसमें अगर ये क्वेश्चन आता है कि फ्रेंच पे बर्लिन से आने वाले ऑर्डर का क्या इफ़ेक्ट हुआ, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका। क्या है ये? इफ़ेक्ट ऑन फ्रेंच, फ्रेंच पे क्या ऑर्डर हुआ। एक तो ये उसने लिखना भी नहीं सीखा था। फिर हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, और मुझे बड़ा दुख है कि मैंने लेसन पहले लर्न नहीं करे। एक ये फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, या तो मैं बर्ड्स के एग ढूंढने चला जाता, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार का मतलब यहाँ पर है स्लाइड, फिसलन पट्टी, उस पर फिसलने चला जाता। माई बुक्स, ये है फर्स्ट, लेसन नहीं अटेंड करे। माई बुक दैट हैड सीम सच ए न्यूसेंस, न्यूसेंस का मतलब होता है मुसीबत की जड़, बला। ए वाई लगो, जो मेरी किताबें मुझे बला नज़र आती थी, मुसीबत नज़र आती थी। सो हैवी टू कैरी, ले जाने में भारी लगती थी। माई ग्रामर, बोरिंग से लेसन, माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, और मुझे लग रहा था जैसे वो मेरे पुराने दोस्त हैं। आपका कोई पुराना दोस्त है, ज़रा उसकी कल्पना करिए, वो आपको छोड़ के चला जाए, कितना दुख होता है। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, मैं छोड़ नहीं सकता था इन्हें। ये सेकंड रीज़न है कि बुक्स के प्रति एटीट्यूड चेंज हो गया। एंड एम एम एल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि ये वो चले जाएंगे। एम एम एल दैट आई शुड नेवर सी एम अगेन, वो मुझे कभी दिखेंगे नहीं अब। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और मैं ये भूल गया उनके रूलर के बारे में। और हाउ क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब होता है विम्सिकल, सन की, कि वो कितने सन की हैं। तो ये 3 चेंजेस किस में आए? फ्रेंच में, उसके एटीट्यूड में। टीचर के प्रति एटीट्यूड, बुक्स के प्रति एटीट्यूड, और गिल्ट की फीलिंग कि पढ़ा क्यों नहीं। पुअर मैन, बेचारे, किसके कहा पुअर मैन, किसे कहा है? एम हेमल को। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के सम्मान में ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, उन्होंने अपने संडे क्लोथ पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे ये बात भी समझ में आ गई, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि जो विलेज के ओल्ड मैन है वो रूम के बैक साइड में क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वॉज सॉरी, इसलिए। अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विलेजर्स आए क्यों थे क्लास अटेंड करने के लिए? पहला रीज़न, वो भी सॉरी थे। दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, कि वो स्कूल नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ, दूसरा रीज़न इंपॉर्टेंट रीज़न था, ये बड़ा टचिंग रीज़न भी है। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, ये उनका अपने उस टीचर के प्रति, मास्टर के प्रति धन्यवाद कहने का तरीका था, जिसने 40 years तक बड़े वफादारी से उनकी सेवा करी है। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, तीसरा रीज़न क्या था? कि वो अपने देश के प्रति अपना सम्मान जता रहे थे। दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं रहा था, क्योंकि फ्रांस का राज्य नहीं था फ्रेंच सिटीज़ पर, जर्मन का राज्य आ गया था। तो ये 3 रीज़न है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने अपना नाम सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी पढ़ने की बारी थी। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, वट आई वुड हैव नॉट गिवन टू द एबल टू से। अब मैं ये नहीं कह पा रहा था कि जो पार्टिसिपल का के रूल जानने का मेरे मन में डर था, वेरी लाउड एंड क्लियर,
लेकिन अब मैं बड़े स्पष्ट बोला, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना मिस्टेक की। क्या मैं बोल सकता था, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन पहले शब्द में मैं तो गड़बड़ कर गया। स्टूड देर, खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ के। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय तेजी से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना एम हैमल मुझसे कह रहे थे, आई वॉन्ट टू स्कूल यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें आज बहुत बुरा लग रहा होगा ना। सी हाउ इट इज़, कैसे हुआ है देखो ज़रा। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्स, हर रोज़ हम अपने आप से कहते थे, क्या ये लाइन आती है, क्या कहते थे रोज़ाना, भा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे मेरे पास तो बहुत टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, कल पढ़ लूँगा। खाली वही लोग नहीं कह सोचते थे ये, हर दुनिया में किसी भी तरह के लोग होते हैं, बहुत बार ये थॉट होता है, अरे अभी क्या, कल कर लूँगा ना। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो वो भी ऐसे ही कह रहे थे, अरे बहुत टाइम है, कल कर लेंगे ना। बहुत सारे बच्चे भी ये कहते हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं, मतलब अब टाइम ही नहीं है। जर्मन का रूल आ गया। दैट द ग्रेट ट्रबल विद द एलसेक, एलसेक के साथ यही सबसे बड़ी मुसीबत है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, शी आया कंट्री के लिए, रख लीजिए, किसी लड़की का नाम नहीं है। एलसेक के लिए आया, कंट्री के लिए शी का प्रयोग होता है, इसको इम्पोर्टेंट समझिए। ये आया है इसके लिए, ठीक है। और पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना, कि पढ़ना कल के लिए स्थगित करते रहते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट यू, और अब वो लोग तुमसे कहेंगे, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम बहाना कर रहे हो कि तुम फ्रेंच मैन हो। यू यट यू कैन नीदर स्पीक और नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम्हें तो अपनी भाषा बोलनी भी नहीं आती है, लिखनी भी नहीं आती है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन तुम वर्स्ट नहीं हो फ्रेंच। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद, हमारे पास रिप्रोच का मतलब होता है अपने आप को प्रताड़ित करना, कि बहुत सारी बातें हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, अब क्या रीज़न थे कि बच्चों ने पढ़ा क्यों नहीं, उसमें पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स का क्या रोल था कि बच्चे पढ़ नहीं पाए। ये देखिए, एक तो ये कि पेरेंट्स चिंतित ही नहीं थे उनके बच्चे पढ़ें। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन फार्म और एट द मिल, वो या तो खेत पे काम करने भेज देते या मिल में काम करने भेज देते थे, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि वो थोड़े से ज़्यादा पैसे कमा लें। एंड आई, ये तो पेरेंट्स का हो गया, पेरेंट्स का है ये यहाँ पर। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम, अब एम हैमल खुद किसी लिए जिम्मेदार थे, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। एम हैमल का है, एम हैमल, क्यों उन्होंने अपने आप को जिम्मेदार समझा इसके लिए। एंड आई, और मैं, आई हैव सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, कि मैं तुम्हें अपने फ्लावर्स में पानी देने भेज देता था। इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग योर लेसन, इसके बजाय कि तुम अपना लेसन पढ़ो। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए मछली पकड़ने जाता, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था। तो ये गलती थी, उसके ऊपर क्या ब्लेम था एम, कि वो ये काम, ये दो उनकी गलतियाँ थी। इसके बाद देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, अब एक के बाद एक एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलते ही चले गए। उन्होंने कहा, ये भी इम्पोर्टेंट है, आगे आप पढ़ेंगे कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हैमल ने क्या कहा। क्या कहा उन्होंने, इट वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, नंबर 1 रीज़न है ये देखिए, यहाँ पर ये फ्रांस का इन्होंने मैप दिया है, और जर्मनी है यहाँ पर, ये जर्मनी है। अब इनके दो ये यहाँ पर देखें डॉटेड है, ये है लॉरेन, ये है एलसेक। जर्मन वालों ने यहाँ आके इन दोनों को कंट्रोल कर लिया है, दोनों शहरों को। मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, पहला रीजन तो ये हो गया कि मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है दुनिया भर की, हमेशा हर किसी के लिए होती है। आप जो भाषा बोलते हैं आपके लिए तो वही दुनिया भर की सबसे अच्छी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। द क्लियर है, सबसे क्लियर है। द मोस्ट लॉजिकल, तर्क संगत है। ये तीनों रीजन याद रखिए, ब्यूटीफुल, सेकंड ये क्लियरेस्ट, थर्ड लॉजिकल। ये देखिए इन्हें याद रखेंगे आप, ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए,
रक्षा कैसे करेंगे? आप कोई भाषा सीखेंगे तभी तो रक्षा करेंगे ना। एंड नेवर फॉरगेट इट, उसे कभी नहीं भूलना है। क्यों नहीं भूलना है, क्यों सीखना है? वैन ए पीपल आर एंसलर, या पीपल का मतलब लोग नहीं है, या नेशन है, राष्ट्र। जब कोई राष्ट्र गुलाम हो जाता है, एलोंग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, लेकिन जब तक वो अपनी लैंग्वेज जानते हैं, एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो उसका मतलब ये उनके पास अपनी जेल की चाबी है। अगर आप अपनी भाषा ही नहीं जानते और दूसरे की भाषा, तो अपने लोगों से बात कैसे करोगे, अपनी इमोशन कैसे बताओगे? अब आप भी इंग्लिश सीख रहे हो, अगर आप किसी से लड़ाई करनी हो, किसी को कुछ कहना हो, तो किस में बोलते हो? अपनी भाषा में बोलते हो ना। तो यही उन पर लागू था। देन यू ओपन ए ग्रामर, फिर उन्होंने ग्रामर की बुक खोली एंड रेड अस आवर लेसन पढ़ा। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मुझे ये भी देखो, ये फ्रेंच के ऊपर इफेक्ट है, एक रीज़न ये भी है फ्रेंच। और तो वो थे सॉरी था, बुक्स अच्छी लगने लगी, एम एल के रूलर को भूल गया, कि क्रैंकी भूल गया। दूसरा ये उस दिन उसे बहुत अच्छा समझ में आया, वो चकित था। ऑल ही सेट सीम्ड सो ईजी, जो टीचर पढ़ा रहे थे सब इतना ईजी लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैं सोचता हूँ कि मैंने कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं था। दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, ये भी हो सकता है कि उन्होंने इतने सब्र के साथ कभी पहले समझाया ही नहीं था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, लग रहा था जैसे कि बेचारा वो टीचर जाने से पहले सब कुछ सिखा के जाना चाहता है। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एट वन स्ट्रोक का मतलब है एट इन वन गो, एक ही बार में सब कुछ हमारे दिमाग में घुसाना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि उसने क्या क्या सिखाया। देखो सबसे पहले उसने ग्रामर सिखाई, अब वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, फिर उसने राइटिंग के बारे में सिखाया। दैट डे एम एल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, एम हमारी नई कॉपी लेके आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और सुंदर सी राउंड हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक, ताकि ये दोनों चीज़ें उनके दिमाग में जड़ जाएं। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर, जैसे कोई भी फ्लैग किसी देश की पहचान होता है, तो लग रहा था कि जैसे स्कूल में वो छोटे छोटे फ्लैग हों जिन पे जो कागज़ से जिन पे एल्सेक और फ्रांस लिखा हुआ था। इन द स्कूल क्लासरूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप और डेस्क, और हमारे डेस्क पर रोड से लटके हुए थे। यू ought टू हैव सीन, तुमने देखा होगा, हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, हर कोई कैसे काम कर रहा था। हाउ क्वाइट इट वॉज, कितनी साइलेंस थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पैन्स ओवर द पेपर, बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, कागज़ पे पेन के चलने की आवाज़। वन सम बीटल्स फ्लीव इन, कुछ बीटल्स अंदर आ गए, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू टेम, किसी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, छोटे से छोटे पर भी। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि अपने फिश हुक को ट्रेस करने में बिजी थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, जै कि वो भी फ्रेंच हो जैसे। ऑन द रूफ द पीजन्स कूड वेरी लो, और छत पर कबूतर आवाज़ कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई, मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या इनसे भी वो जर्मन में गवाएंगे? इवन द पीजन से भी नहीं, नेचर पे किसी का कोई बस नहीं चलता, और एनिमल्स बर्ड्स नेचर के पार्ट हैं। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैंने अपनी राइटिंग से ऊपर देखा, आई सो एम एल सिटिंग मोशनलेस इन ए चेयर, एम अपनी चेयर पे बिल्कुल स्थिर बैठे थे बिना हिले। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, गेजिंग का मतलब घूर के देखना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को घूर के देख रहे थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे वो छोटे से स्कूल रूम में हर चीज़ कैसे लगती थी, उस चीज़ को अपने माइंड में फिक्स करना चाहते थे। फैंसी, फैंसी का मतलब इमेजिन, कल्पना करो। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बिन देयर इन द सेम प्लेस, 40 साल वो अपने इसी जगह पर थे। ये 40 ईयर्स याद रखिए, पहले भी आया है, ये वो 50 30 कुछ भी लिख सकते हैं। विद MCQ में, विद हिज गार्डन आउटसाइड, उनका गार्डन बाहर था विंडो से, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके क्लास उनके सामने थी। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, बस डेस्क और बेंचेस घिसके चिकने हो गए हैं। द वॉलनट्स इन द गार्डन, गार्डन में जो अखरोट के पेड़ थे वो और लंबे हो गए हैं।
द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो होप वाइन उन्होंने खुद लगाई थी, ट्विंड अबाउट विंडोज टू द रूफ, वो विंडो से रूफ तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, कैसे उनका दिल टूट गया होगा, टू लिव इट ऑल, इस सब को छोड़ते हुए। पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और वो सुन रहे थे कि उनकी बहन ऊपर के कमरे में चल रही है, पैकिंग देयर ट्रंक, ट्रंक अपने पैक कर रही है, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन ये कंट्री छोड़ के जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें हिम्मत थी हर लेसन को आखिरी तक सुनने की। आफ्टर द राइटिंग, देखो इसके बाद तीसरा लेसन आ गया हिस्ट्री का, ये थर्ड लेसन है। देन द बेबी चैंटेड देयर बा बी बाई बो बू, ये उनकी अल्फ़ाबेट है, इसको चैंट कर रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और जो ओल्ड होजर रूम में पीछे बैठे हुए थे उन्होंने चश्मा लगा लिया था। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, दोनों हाथों में प्राइमरी बुक पकड़े हुए थे। स्पेल द लेटर्स विद दैम, और लेटर्स पढ़ रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, तुम देख सकते हो वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, इमोशन भावनाओं से उनकी आवाज़ काँप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, उसकी रोने की आवाज़ इतनी फ़नी थी कि हमें हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर दैट लास्ट लेसन, और उस लास्ट लेसन को मैं कितना याद रखे हुए हूँ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ये क्वेश्चन भी आता है, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो क्या हुआ। देन द एंजिलियस, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडो, ये हुआ था, जो पर्शियन आर्मी थी जो ड्रिल कर रही थी, उनकी ट्रम्पेट नगाड़े हमारे विंडो के नीचे बज रहे थे। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए, वेरी पेल, डर के मारे बिल्कुल पीले, ब्लडलेस चेहरा हो गया। इन ही चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें कभी इतने लंबे नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सेड ही आई क्यों बोला, क्योंकि उनका गला चोक हो रहा था, बोल नहीं पा रहे थे इमोशन की वजह से। बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, वो कंटिन्यू नहीं कर सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, टुक ए पीस ऑफ चौक, चौक का टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, माइट का ताकत, पूरी ताकत के साथ ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा, जितना बड़ा लिख सकते थे ब्लैक बोर्ड पे लिखा, वाइवे लव फ्रांस। क्या मतलब है इसका? इसका मीनिंग आता है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। आप इसको याद रख सकते हैं किसने लिखा और क्या लिखा, एम हैमल ने लिखा ये, तो ये याद रखिए। ये एम हैमल के कैरेक्टर के बारे में बताता है कि वो कितने इमोशनल थे और पैट्रियोटिक थे, लवर ऑफ हिज कंट्री, अपने देश से प्यार करने वाले थे। दैन स्टॉट, फिर वो रुके, एंड लींड का मतलब झुकना, हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, वॉल पर उन्होंने अपना सिर झुकाया। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द बोले, ही मेड ए जेस्चर, जेस्चर का मतलब होता है इशारे से बोलना, हाव भाव से बोलना। टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ से हमें इशारा करके कह दिया, स्कूल डिसमिस हो गया है, यू मे गो, तुम जा सकते हो। तो आपने देखा ये इतना इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत ही इमोशनल है, तो आपको ये लेसन अच्छे समझ में आ गया होगा। एक नहीं 2 बार आप ये वीडियो देखिए, लेसन समझ में आ गया तो फिर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप पेपर से पहले खाली समरी रिवाइज करके जा सकते हैं। वैसे इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर और MCQ डिस्कस करूँगी। आप जो भी कुछ पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी वीडियो बच्चे देखें उनके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ और उन्हें किसी की तरफ देखना ना पड़े कि हाँ हमें कोई आंसर बता दे। दे मस्ट नो आंसर टू एवरी क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।